अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 85। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पता है फ्राइडे में हमारे ड्यूरेशन लेक्चर की कम होती है, लगभग 1 घंटा में मुश्किल होता है। तो प्रीवियस लेकिन जो करंट हमारा चैप्टर चल रहा है इसके क्वेश्चन की डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किए थे 2 कंसेप्ट्स, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी, जिसका दूसरा नाम प्रोसीजर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज है। ये स्टडी किए थे। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स टू रिस्क स्टडी किया था। रिस्पॉन्स टू रिस्क में 4 सिचुएशन थी। एक जो सबसे ज्यादा प्रोबेबली आई कि आपने टेस्ट की हुई है, वो सिचुएशन हमने कल पढ़ ली थी कि अगर ऑडिटर कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करे जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था इसमें इंस्पेक्शन में स्टेटमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये स्टेटमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम कहते हैं जब एक किसी चीज में 2 पार्टीज का इंटरेस्ट हो, तो इसे हम कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन जिसमें डायरेक्टर का भी इंटरेस्ट है, कंपनी का भी इंटरेस्ट है, तो वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी एग्जांपल आपको कैप 7 में आपने पढ़ी होगी, अगर आपने कैप 7 पढ़ा है। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट याद है? अगर कोई एक ट्रांजैक्शन जिसमें डायरेक्टर का भी इंटरेस्ट है, जैसे कंपनी कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहती है स्पाउस ऑफ डायरेक्टर से, तो इसमें डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल है और कंपनी का इंटरेस्ट भी शामिल है। अगर डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट को सामने रखता है तो कंपनी को नुकसान पहुंचता है, कंपनी यानी हाई प्राइस चार्ज करेगा। अगर लो प्राइस चार्ज करता है कंपनी को फायदा देने के लिए, तो फिर से पर्सनल नुकसान होगा। इसे कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आपने कैप 7 में डायरेक्टर्स इंटरेस्ट के नाम से भी इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है। तो आपको याद होगा कैप 7 में स्टडी किया था, ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि ऑडिटर ये देखेगा कि ऐसे सारे डिस्क्लोजर जो डायरेक्टर्स ने दिए हैं उनको पढ़ लेगा, जिससे पता चल जाएगा कि किस किस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर का किस रिलेटेड पार्टी का इंटरेस्ट था, डायरेक्टर का या किस रिलेटेड पार्टी का इंटरेस्ट था। उस सारे डिस्क्लोजर्स को रीड कर लेगा। क्या उन डिस्क्लोजर्स को रीड करने से रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होंगी? होंगी क्या? बिल्कुल होंगी जी। इसमें और कोई क्वेश्चन? जी, ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है ये कैसे पता चलेगा? उसकी अमाउंट से 5% ऑफ प्रॉफिट से ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट से मुराद मटेरियल। क्वेश्चन 3 स्पेसिफिक पास पेपर का क्वेश्चन है। स्पेसिफाई द प्रोसीजर दैट एन ऑडिटर शुड परफॉर्म टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। कह रहा बताइए मुझे प्रोसीजर बताइए टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी लिस्ट। कौन सा प्रोसीजर है? प्रोसीजर्स, हाँ जी। टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी या ऑन आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी? टू आइडेंटिफाई, यानी ऐसी अगर हमारा मकसद ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल जाए हमें जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। जब आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद क्या प्रोसीजर होंगे, वो ये सब्सटेंटिव है। तो ये इससे क्लियरली पहुंच जाते हैं कि हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी बताने हैं। डन। क्वेश्चन 4 ये भी आपकी असाइनमेंट में शामिल था। कह रहे रिक्वायरमेंट में डिस्कस योर कोर्स ऑफ एक्शन इन द अबव सिचुएशन। कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। पहली चीज, रिक्वायरमेंट से स्पेसिफाई नहीं हो रहा किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, ऐसा ही है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? दूसरी चीज, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या हमने सिर्फ उस सिचुएशन से रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं कि अगर 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 इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी उस सिचुएशन में डिस्कस हुआ हो तो वो भी बताना है? दोनों बताने हैं। कोर्स ऑफ एक्शन यानी प्रोसीजर्स वगैरह जो सिचुएशन परफॉर्म होने वो तो बताने ही बताने हैं। अगर उस सिचुएशन से रिलेटेड इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी है वो भी बताना है। अगर है, कभी होगा कभी नहीं होगा, देखते हैं इस सिचुएशन में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होता है कि नहीं। प्रोसीजर तो बाहर कंफर्म बताने ही बताने हैं। पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। Carry on the audit manager on the audit of listed company Kamil Limited. Prior to completion of audit, you came across a prospectus issued by Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of NL. सबसे अहम इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में ये है, इसको अंडरलाइन करें। इससे क्या पता चलता है? कंपनी लॉ के कंसेप्ट के मुताबिक इसे पता चलता है ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज है। एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड कंपनीज क्या होती हैं? रिलेटेड पार्टीज। इससे साबित हो गया दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं। एग्री करते हैं इससे? Next, however, the name of NL was not included in the list of related parties provided by KL. लेकिन KL ने ये नाम लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी में शामिल नहीं किया था। On being confronted, the management has advised that the name was omitted inadvertently as the appointment took place just 2 months prior to the year end. कि अपॉइंटमेंट वो 2 महीने पहले हुई थी एज डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, इसलिए नाम गलती से रह गया। ये उन्होंने बोला। बताइए कौन सा केस बनता है? ऑडिटर आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी विच वाज नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये बड़ा डिसीजन था। इसके बाद सारा ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है जैसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो। वो तो सारी चीजें फिर आपने इंक्लूड कर देनी है ना, एज इट इज नहीं। जो नेम्स हैं वो क्वेश्चन से ही उठाने हैं, लेकिन प्रोसीजर सारे वही होंगे जो हमने पढ़े। एग्री करते हैं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लिख ले, उर्दू में लिख ले, कोई एक पॉइंट लिख ले कि रिलेटेड पार्टी की केस स्टडी में सबसे अहम चीज ये आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने बताई या ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की।
रिलेटेड पार्टी की केस स्टडी में सबसे अहम चीज ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने बताई या ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की। अगर तो ये कहता है ऑडिटर आइडेंटिफाइड या ठीक है या ऑडिटर फाउंड, तो फिर इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट ने उसको नहीं बताया, ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई किया है। आपने ये प्रोसीजर लिखने होंगे, ऑडिटर आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैनेजमेंट ने बताया तो इसका मतलब है इसमें ये वाला रिस्क नहीं आएगा, इस रिस्क के प्रोसीजर नहीं आएंगे कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है। इसमें फिर मसला कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं? ये चीज आपने खास तौर पे ज़हन में रखनी है। तो यहां केस पढ़ के क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई किया जो मैनेजमेंट ने नहीं की थी, ये वो वाला केस है। चलिए अब आगे चलते हैं इस कंसेप्ट से आगे। हमने रिलेटेड पार्टी में सबसे अहम चीज ये देख लिया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं। हमने देख लिया इन रिस्क असेसमेंट के नतीजे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 सिचुएशन पॉसिबल है, एक हमने पढ़ ली। रिलेटेड पार्टी के हवाले से पहला रिस्क जो आइडेंटिफाई होता है, सबसे बड़ा रिस्क जो आइडेंटिफाई होता है वो क्या है? अगर ऑडिटर ऐसी रिलेटेड पार्टी या ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ले जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की तो क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है इफ देयर इज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, रूटीन से हटके। यानी इसका फोकस, इस वाले रिस्क का फोकस रिलेटेड पार्टी पे नहीं है। नोटिस करें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे है कि ट्रांजैक्शन कैसी है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो प्रीवियस वाला रिस्क था उसका फोकस रिलेटेड पार्टी पे था कि हमने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली जो मैनेजमेंट ने नहीं की थी। इस रिस्क का फोकस क्या है? ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि कौन सी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और कौन सी इनसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आगे चलने से पहले हमें यह डिस्कस करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिग्निफिकेंट तो आपको पता चल गया, तो भाई ने क्वेश्चन पूछा सिग्निफिकेंट क्या, जो मटेरियल है 5% ऑफ प्रॉफिट। सवाल यह है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दो रीजन की वजह से बनती है कोई भी ट्रांजैक्शन। नंबर 1 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, नंबर 2 टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो। कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किस वजह से बनेगी? नेचर की वजह से, टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से। नेचर की एग्जांपल सुने, कंपनी ने शेयर इशू किए, इक्विटी ट्रांजैक्शन, शेयर इशू किए, क्या ये ट्रांजैक्शन आपको रूटीन में होती है? शेयर इशू रूटीन में होते हैं? कभी कभी होते हैं, कभी कभी होती है ये ट्रांजैक्शन। या कंपनी ने, आपको याद होगा कैफ 7 में और एग्जांपल, कैफ 7 में कंसेप्ट था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, अपनी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देना, अपनी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स खरीदना। बताइए क्या ये रूटीन की ट्रांजैक्शन है? ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अच्छा मैं ट्रांजैक्शन आपको बताता जाता हूं, आपने पहचानते जाना ट्रांजैक्शन नॉर्मल है या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। रेगुलर सेल्स, नॉर्मल कोर्स ऑफ सेल परचेज, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस, लोन बाय बैंक, लोन बाय बैंक, लोन बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। सेल ऑफ लैंड, नॉर्मल। सेल ऑफ लैंड विदाउट कंसिडरेशन, से परचेज ऑफ लैंड अगेंस्ट कैश बाय, नॉर्मल। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा शेयर इशूड टू एसोसिएटेड कंपनी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा नॉर्मली गुड्स 30 डे क्रेडिट पे सेल की जाती है, लेकिन गुड्स सेल की गई 180 डेज क्रेडिट पे। नॉर्मली सेल करते हैं राइट टू रिटर्न नहीं देते, गुड्स सेल की राइट टू रिटर्न के साथ। हालांकि देखिए नेचर वाइज सेल की ट्रांजैक्शन नॉर्मल होती है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद पार्टी जितना मर्जी कहे हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को चेंज नहीं करते, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया हमने और बाद में उसको चेंज कर लिया एक्सपायरी से पहले, आउटसाइड द नॉर्मल। तो इन सारी एग्जांपल से सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा था कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ, जिसकी नेचर रूटीन से हटके ना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जो रूटीन में नहीं होती, वो भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी जो रूटीन में होती है लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दें और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशन कर लें, इवन आपकी रूटीन की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकती है। ठीक है जी। नॉर्मली लोन रीपे करें, शायद हम इसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन समझे, लेकिन शेयर इशू करके लोन की सेटलमेंट की गई, ये एक्सेप्शन है। ये तो ऐसा शेयर इशू किए हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई नेचर समझ रहे हैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जाम में अगर तो अच्छा हुआ, एग्जाम में खुद से अल्फाज क्लियरली बता देगा आउटसाइड द नॉर्मल। कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे किया, कुछ क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया, ट्रांजैक्शन दिया, कहता खुद पहचानो, तो पहचानेंगे ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है। चलिए ठीक है। वैसे अगर फर्ज कीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं तो तुक्का लगाना है। क्या तुक्का लगाएंगे कि ट्रांजैक्शन है या नहीं है? आउटसाइड द नॉर्मल, एक्सेप्शन। हाँ, लेकिन फिर भी एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। वैसे तुक्का लगाना हो तो ये लगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही हमें देता है, लेकिन फिर भी ये तुक्का है। ज्यादा बेहतर है कि आप कंफर्म हो कि जो कुछ भी लिख रहे हैं आप सही है, उसके लिए एग्जांपल सारी प्रैक्टिस। अच्छा आप मुझे बताइए,
जो ट्रांजैक्शन अभी मैं रिलेटेड पार्टी ने ऐड नहीं की, मैंने सिर्फ आपको ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल दिया आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ये सिर्फ ट्रांजैक्शन किसी भी पार्टी के साथ करें, इनमें नॉर्मल ट्रांजैक्शन की निस्बत रिस्क ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अगर आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, सिग्निफिकेंट भी और रिलेटेड पार्टी के साथ है, रिस्क हाई हो जाएगा कि नहीं? क्या आप स्पेसिफिकली इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की जरूरत है कि नहीं? सबसे पहले तो इस ट्रांजैक्शंस को हम वेरीफाई करने के लिए इसकी रैशनल देखेंगे। रैशनल का मतलब रीजन, किस वजह से ये ट्रांजैक्शन की गई, क्या ये कोई वैलिड रैशनल एक्ट है? रैशनल एक्ट समझ, रैशनल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो शायद, कंज्यूमर रैशनल होता है, मतलब क्या ये ट्रांजैक्शन की कोई सेंस है? रैशनल का मतलब क्या है? बिजनेस रैशनल का मतलब क्या इस ट्रांजैक्शन की कोई सेंस बनती है, कोई लॉजिक बनती है? ये देखना है हमने। और ये देखने के लिए कुछ उसने फैक्टर्स हमें बताए, कुछ फैक्टर हमें बताएं। ठीक है, आप खुद बताइए, आप घर में बैठे हैं, कोई रिश्तेदार जो पिछले 6 महीनों से उसने आपके घर चक्कर नहीं लगाया, और अच्छा आ गया, आपने पूछा कैसे, अंकल वैसे ही गुजरा था, मैं सोचा सलाम करता चलो, आपसे मिलता चलो, हालचाल पूछता चलो। हाँ, रिजल्ट वाले थे, समझ गए? बिजनेस रैशनल समझ रहे हैं? हाँ जी, कि असल रीजन क्या है उस ट्रांजैक्शन की, ये हमने ढूंढनी है। असल रीजन क्या है? क्या जो हमें बताया है मैनेजमेंट ने वही, या कि इनसाइड कोई और रीजन है? इसके लिए फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ते हैं एज ऑडिटर, जो मैनेजमेंट ने डिटेल, मैनेजमेंट ऊपर से हो सकता है कुछ और बता दे, सर ये तो हमने लोन दिया है एसोसिएटेड कंपनी को एडवांस के तौर पे दिया सर, हमने उनसे मटेरियल मंगवाते रहते हैं, और बाद में हो सकता है पता चले कि वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम में थी, उनको लोन के तौर पे दिया, एडवांस नहीं है। तो ये कैसे पता? कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को, अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आती है, सबसे पहला सबसे बड़ा डिसीजन मुझे तसल्ली करवाएं, क्या आप पहचान लेंगे केस स्टडी के अंदर कि ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? वो वैसे में आगे पीछे चल के ना आपको रिलेटेड पार्टी की इंडिकेशन देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा रिलेटेड पार्टी का टॉपिक है। रिलेटेड पार्टी का टॉपिक है तो फिर आपने ट्रांजैक्शन की नेचर को जरा गौर से पढ़ना है। अगर रिलेटेड पार्टी को आपने पिक कर लिया ना टॉपिक को, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से यहाँ ऊपर नीचे, तो फिर ट्रांजैक्शन आसानी से आप पिक कर लेंगे कि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आम ट्रांजैक्शन के तरीके से ही वेरिफिकेशन करेंगे जैसे चैप्टर 10 में थी, कि अलग से। पक्का अलग से क्यों कर रहे हैं? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। Understand, inquire and evaluate business rationale. रीजन पूछेगा क्यों की? If related party is involved, it will be significant risk. अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन होती है तो देखिए 3 रेड सिग्नल आ गए। नंबर 1 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन वैसे ही हमारे लिए अहम होती है, वो की ऑडिट मैटर में भी आपने पढ़ा होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट थी। दूसरा रेड सिग्नल क्या हुआ? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तीसरा रेड सिग्नल क्या है? रिलेटेड पार्टी। तो फिर हमने अब रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, जो सेल परचेज जो भी एग्रीमेंट किए हैं, खोल लो किताबें, सफे पढ़ना शुरू कर दो, एग्रीमेंट में तय क्या क्या हुआ है। अमूमी तौर पे हम ये काम जो बैंक के साथ लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, उसमें करते हैं, लोन एग्रीमेंट पढ़ते हैं, या कभी कभी ये काम करते हैं, या कभी आग लग जाए ना उस सूरत में इंश्योरेंस एग्रीमेंट पढ़ते हैं, वरना ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स जो मैनेजमेंट ने किए होते हैं ना, हम नहीं पढ़ते, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस थोड़ी देनी है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो हमने इन कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उस ट्रांजैक्शन के लिए उनको स्टडी करना है। उनको स्टडी करने में क्या चीजें देखेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट ने जो बताया है वही लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन हैज बीन एप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड, अप्रूवल ही, क्योंकि रिलेटेड पार्टी अगर इन्वॉल्व है ना, ऊपर ये देखिए रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है तो फिर अप्रूवल चाहिए होती है। ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया, कहीं ये फ्रॉड के लिए तो नहीं की गई। 3 चीजें देखिए, एक मैंने आपको केस स्टडी में सबसे अहम फैक्टर बताया कि जब भी रिलेटेड पार्टी की केस स्टडी आएगी आपने ये देखना है कि रिलेटेड पार्टी ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की कि मैनेजमेंट ने बताई। जहां कहीं लिखा होगा ना ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है तो आपने वो प्रोसीजर फिट करना है। एक और दूसरी चीज भी सुन लें, जहां कहीं रिलेटेड पार्टी आ जाए और प्रोसीजर पूछे, 3-4 प्रोसीजर ऐसे हैं हर जगह पे फिट कर सकते हैं। ये इवन सीफैब के क्वेश्चन का भी रूल है। जहां कहीं रिलेटेड पार्टी केस स्टडी, रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन पूछे, केस स्टडी पूछे और कहे प्रोसीजर बताओ, 3-4 प्रोसीजर ऐसे हैं हर जगह। हालांकि ये जो कल हमने कंसल्ट पढ़ा उसमें भी ये नहीं लिखे डायरेक्टली शायद, लेकिन उसमें भी ये प्रोसीजर लिख सकते हैं। 3-4 प्रोसीजर जो रिलेटेड पार्टी की हर केस स्टडी में फिट हो सकते हैं। क्या आपको बताना दूं? रिलेटेड पार्टी की हर केस स्टडी में फिट हो सकते हैं। नंबर 1 हम चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली क्या ये ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हुई, प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हुई, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई, प्रॉपर्ली अप्रूव्ड हुई कि नहीं। 3 अल्फाज, आइडेंटिफाइड, अकाउंट फॉर, डिस्क्लोज, अप्रूव्ड। हर ट्रांजैक्शन इसका देखिए, अप्रूवल भी कंपनी लॉ रिक्वायर करता है, डिस्क्लोजर भी कंपनी लॉ रिक्वायर करता है, ठीक है। प्रॉपर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस रिक्वायर करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन ये भी कंपनी लॉ भी रिक्वायर करता है। तो ये बेसिकली कंपनी लॉ की जनरल रिक्वायरमेंट है कि हर एक भी रिलेटेड पार्टी हो ना, उसकी ट्रांजैक्शन कोई सी भी हो, हमने उसको इंश्योर करना है प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो, अकाउंट फॉर हो, डिस्क्लोज हो और अप्रूव्ड हो। ठीक है, ये समझ, छोटे से आपको एक निंजा ट्रिक बता दिया रिलेटेड पार्टी का। ठीक है, ये 4 प्रोसीजर हर जगह लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें ये इस तरह के प्रोसीजर ना ये आपने तब इस्तेमाल करने हैं जब स्पेसिफिक प्रोसीजर लिख ले बाद में। स्पेसिफिक प्रोसीजर लिख लें
बाद में, ठीक है जी। हाँ जी। रायता सलाद चिकन कड़ाही के साथ पेश करें ना तो मजा दोबाला हो जाता है, लेकिन अगर आप मेहमान के सामने चिकन कड़ाही रखे ही ना, रायता सलाद रख ले, वो कहेगा भाई ले जाओ इसको भी, ये तो भूख बढ़ा रहा है। तो ये जो निंजा अप्रोच वाले प्रोसीजर्स होते हैं ये उस वक्त मजा दोबाला करते हैं जब स्पेसिफिक, हाँ कड़ाही होगी, स्पेसिफिक प्रोसीजर साथ होंगे। ये ना कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर यही हर जगह फिट कर देंगे, रिलेटेड पार्टी का कोई भी सवाल आया, नहीं 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 नहीं, वो काफी नहीं है पेट भरने के लिए। ट्रांजैक्शन भाई ये समझ आ गया आपको? अच्छा, इसमें एक ही चीज अहम है कि जब हमने ये बोला कि हमने ये देखना है कि बिजनेस सेंस उस ट्रांजैक्शन की है कि नहीं, बिजनेस रैशनल, तो कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन सेंसिबल है, लॉजिकल है, होनी चाहिए थी, इसके पीछे कोई फ्रॉड नहीं है, कैसे पता चलेगा? बिजनेस रैशनल। लेकिन बिजनेस रैशनल की तरफ जाने से पहले मुझे दूसरे वाले इक्वेशन ओके कर दें। दूसरा रिश्ता आज हमने अभी तक पढ़ा है वो ये कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, ऑडिटर ने क्या करना है। उसमें पहले आपने मुझे ये तसल्ली करवा दिया कि सर रिलेटेड पार्टी की केस स्टडी आएगी तो उसमें जो ट्रांजैक्शन है ना उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हम देख लेंगे कि वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं। अगर तो इनमें से हुई, ये जो एग्जांपल स्टैंडर्ड ने हमें दिया है, तो फिर तो आप देखते ही फौरन कहेंगे ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर इनके अलावा हुई तो भी टर्म्स एंड कंडीशन को देख के जजमेंट अप्लाई कर लेंगे कि रूटीन में तो ऐसा नहीं होता, इस ट्रांजैक्शन में ऐसा हो रहा है, ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? आइडेंटिफाई हो गई। फिर उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए पहले बिजनेस रैशनल देखना है, लॉजिक रीजन, क्यों ट्रांजैक्शन की गई, वाई क्यों ट्रांजैक्शन की गई, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो देखेंगे। फिर देखना है हमने इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हुई ये हो जाएगी सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो गड़े मुद्दे उखाड़ दो। गड़े मुर्दे किधर गड़े होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, एग्रीमेंट्स के अंदर। उनको नॉर्मली हम एग्रीमेंट कभी कभार ही खोलते हैं एग्रीमेंट्स, ठीक है, वो आपको पता है, एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, इंश्योरेंस एग्रीमेंट, या कभी कभार कोई हो हमारा, और कौन कौन सी सिचुएशन में एग्रीमेंट देखते हैं हम, लीज एग्रीमेंट, या कभी डिस्प्यूट हो तो सेल एग्रीमेंट वगैरह देख सकते हैं डिस्प्यूट के केस में, ठीक है। अमूमी तौर पे एग्रीमेंट्स ज्यादा डिटेल में हम नहीं देख रहे, लेकिन इस केस में हम एग्रीमेंट्स को देख रहे हैं। और एग्रीमेंट को पढ़ के क्या देख रहे हैं उसमें, रैशनल भी चले देखेंगे, उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगी। मैनेजमेंट ने जो हमें बताया टर्म्स एंड कंडीशन वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंसिस्टेंट है कि नहीं, प्रॉपर्ली इसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं, अकाउंट फॉर डिस्क्लोज, ये ना एग्रीमेंट में हम देख रहे हैं प्रूफ किसने किया, पता चले अप्रूवल के ऊपर साइन ही नहीं किसी के, ठीक है, प्रॉपर अप्रूवल, अकाउंटिंग फॉर डिस्क्लोजर ये होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बिजनेस रैशनल, वैल्यूएट बिजनेस रैशनल, इसका मैं आपको मकसद बता देता हूं। ओवरऑल ये है रट्टे वाला कंसेप्ट, इसमें आपने रीजनिंग नहीं ढूंढनी, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह की ट्रांजैक्शन की बिजनेस रैशनल कैसे जांचते हैं। पहले एक पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इवैल्यूएटिंग बिजनेस रैशनल ये जानने के लिए ये ट्रांजैक्शन वाकई जेन्युइन है, हक सच ट्रांजैक्शन है, इसके पीछे कोई बुरी नीयत नहीं थी, इसके पीछे कोई फ्रॉड का इरादा नहीं था, ये बिल्कुल ठीक हालात के मुताबिक सही ट्रांजैक्शन की जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखना ट्रांजैक्शन कहीं बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स तो नहीं है। नॉर्मली फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स होती नहीं है, बनाई जाती हैं। मुझे इससे कुछ सवाल पूछेंगे ना, आपको पता ही होगा, अभी तजर्बेकार हो गए हैं। अगर तो मुझे इसका जवाब आता होगा मैं 2 हरफी बात बताऊंगा, ये यस है या नो है। जवाब नहीं आता होगा मैं घुमा फिरा के बात करूंगा, ये बाद में पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके लिए पहले ये कंसेप्ट तो समझ लें, असाइनमेंट करके आए, नहीं करके ना इसीलिए समझ नहीं लग रही, समझ लेना। ओवरली कम्प्लेक्स ये कब होता है, जब हमने खुद रिसर्च थोड़ा 50-50 होते हैं ना, तो बजाय ये कि उस्ताद गलत बताने के, उस्ताद कहते हैं थोड़ा सा घुमा दूं, नोट कर लेता उस्ताद, आपको पता नहीं चलता, अगले दिन फिर घर से पढ़ के आता है ये सवाल था, अगले दिन बता देते हैं ऐसे। इसी तरीके से ये नेचुरल है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट भी अगर कोई फ्रॉड करना चाहते हैं खुद बताए, क्या वो सीधी सीधी ट्रांजैक्शन करेंगे? नहीं, उसमें कभी अल्टरेशन होगी, कभी उसके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होंगे, कभी कहेंगे सर डॉक्यूमेंट्स वो दूसरी ब्रांच में पड़े हुए हैं, ठीक है, मिल नहीं रहे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कभी टर्म्स को चेंज करने की बात करेंगे। वो इस तरीके से कंप्लेक्स करने की, सिचुएशन को कंप्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा सिचुएशन कंप्लेक्स होती है ऑडिटर के लिए एविडेंस ऑब्टेन करना उतना ही मुश्किल। यहाँ पे भी 2 तरह के ऑडिटर होते हैं, एक वो जो कहते हैं यार कितने पीछे भाग रहा हूं, एविडेंस नहीं, चलो सही होगा छोड़ दो, और दूसरे कहते हैं नहीं आप तो इसको हमने एंड तक लेके जाना है, एंड तक देखने से क्या निकलता है। ये दूसरी तरह के ऑडिटर, हाँ जिद्दी ऑडिटर, ये कम होते हैं, लेकिन ऑडिटर को होना ऐसा ही चाहिए। यहाँ पे ओवरली कम्प्लेक्स हैज अनयूजुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड, अनयूजुअल टर्म ऑफ ट्रेड है, तो इसकी कोई रीजन तो नहीं है भाई किसी के साथ अनयूजुअल, आपने 30 डेज का क्रेडिट अलाउ करते हैं, किसी को 180 डेज का क्रेडिट अलाउ भाई क्यों किया, फिर है कोई रैशनल? सिर्फ एक ही होगी, रिलेटेड पार्टी है, और तो कोई वैलिड रीजन नहीं। हाँ, अगर ओल्ड कस्टमर हो, इस तरह की बात है, कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, आपने उसको सपोर्ट करने के लिए फ्यूचर में भी बिजनेस, ये बिजनेस रैशनल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये चेक करना है हमने, सिर्फ इसको हमने ये भी तो हो सकता है रिलेटेड पार्टी थी, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या गया हो और किसी ने अप्रूव नहीं किया, हो सकता है ये किसी सीएफओ सीईओ के भाई की कंपनी हो जिसको इस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया। ये चीज हमने देखनी है, लैक्स लॉजिकल बिजनेस रीजन, कोई अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी हो सकती है, इस प्रोसेस अनयूजुअल मैनर, फिर ये डिस्कशन हुई क्या नहीं, अगर डिस्कशन हुई तो फिर ठीक है, फिर बिजनेस रैशनल है। लेकिन अगर किसी मीटिंग में ये ट्रांजैक्शन की डिस्कशन ही नहीं हुई, चुपके से सीएफओ ने रिकॉर्ड कर ली,
या एग्जीक्यूट कर लिया, हालांकि उसका इंटरेस्ट था। कंपनीज एक्ट कहता है ये कि अगर किसी ऑफिसर का डायरेक्टर का इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करना होता है, किसी ऑफिसर का इंटरेस्ट है ना वो भी उसने डिस्क्लोज करना होता है ताकि मामला ट्रांसपेरेंट रहे। तो ये डिस्कशन हुई है तो इसका मतलब फेयर है, लॉजिकल बिजनेस रैशनल है, वरना नहीं है। वेदर मैनेजमेंट इज प्लेसिंग मोर फोकस ऑन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर सीईओ, आप मुझे बताइए सीएफओ अकाउंटिंग मामलात में एक्सपर्ट होता है कि सीईओ? सीईओ हर मामलात में थोड़ा थोड़ा नॉलेजेबल पार्टी है। सीईओ याद रखिए, वो पूरे बिजनेस का नॉलेज होगा इसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा। सीएफओ को सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा, लेकिन इन डेप्थ होगा। अब अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी सीईओ अप्लाई कर रहा है तो मसले हैं कि नहीं? वो कोई पर्टिकुलर फोकस हो सकता है, प्रॉफिट को में टारगेट बना के उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा हो। सीएफओ याद रखे जूनियर है सीईओ से, लेकिन अकाउंट्स के केस में मोर कंपिटेंट पार्टी है सीईओ की निस्बत। ठीक है, तो बिजनेस रैशनल है। अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक दफा क्या हुआ, ये एक रियल केस है, थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज करके, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को भी आपको बताया हमने मेंटेन, हालांकि 15 साल हो गए लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कंटिन्यूज इवन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। एक बैंक के ऑडिट करने के लिए गए, उसमें एक प्रोसीजर ये होता है कि पूरे साल के दौरान बैंक ने जितने भी लोन्स दिए हैं पार्टीज को, उन हमने एग्रीमेंट चेक करना होता है कि क्या उनके अगेंस्ट में एडिक्वेट सिक्योरिटी दी गई थी कि नहीं। और बैंक का नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि उसने 3 लेयर्स बनाई उस वक्त, अपने अपने सिस्टम की बात है। उस बैंक में तकरीबन 3 लेयर्स थी। एक, अगर छोटा लोन है ब्रांच मैनेजर अप्रूव कर लेगा। अगर बड़ा अमाउंट स्पेसिफाइड थी, अगर बड़ा दरमियाने दर्जे का लोन है तो फिर पहले ब्रांच मैनेजर अप्रूव करेगा, फिर केस जाएगा उनका जोनल कमेटी, जोनल मैनेजर होते थे, जोनल कमेटी के पास जाएगा, वो उसको अप्रूव करेगी। और अगर उससे भी ज्यादा अमाउंट का होता था तो फिर पहले ब्रांच मैनेजर से केस फॉरवर्ड होता था, जोनल मैनेजर वहां पे अप्रूव होता था, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता था। सीईओ को वो प्रेसिडेंट बोलते थे, प्रेसिडेंट के पास जाता था और वो अप्रूव करता था। हमने सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें से एक फाइल पता चला ब्रांच मैनेजर के पास है ही नहीं। हमने कहा जी फाइल किधर गई? उसने कहा सर ये लोन हमारी ब्रांच से डिसबर्स जरूर हुआ है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग, इसकी अप्रूवल ब्रांच में नहीं हुई। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, बड़ी अमाउंट का लोन है, फिर भी लेयर्स तो फॉलो हुई होंगी, तो आपके पास उसकी कॉपी तो कम से कम मौजूद होगी। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं इसका। फिर जोनल मैनेजर के पास, उन्होंने कहा हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं है। पता चला कि ये केस ऐसा था जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया था लोन। अब बताइए बिजनेस रैशनल, आपको कोई लॉजिक नजर आती है इस चीज की, कोई तुक नजर आती है, कोई सेंस कि लोन की डॉक्यूमेंटेशन है फौरी तौर सिर्फ डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही कर रहा हो? भाई इतना भी अर्जेंट अगर लोन था ना, मतलब हो सकता है बिल्कुल अर्जेंट हो गया, इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो फिर भी एक दिन में प्रोसेसिंग कर लो, लेकिन प्रोसेस को तो फॉलो करो, स्पीड अप कर लो। प्रोसेस को स्पीड अप करना, ये समझ में आता है ये बिजनेस रैशनल है कि अर्जेंट डिसीजन, बात बिजनेस डिसीजन अर्जेंट भी करने पड़ते हैं, लेकिन अर्जेंट करने के लिए आपने लेयर्स को ही स्किप कर दिया। क्या ये बिजनेस रैशनल है? ये नहीं है। और जब उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला वो प्रेसिडेंट की कोई रिलेटेड पार्टी, बस 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे ये बताइए, बस इस केस को यहीं पे खत्म कर दें, इस केस को यहीं पे खत्म कर दीजिए। हाँ आप पहुंच गए होंगे। हाँ कोई सिक्योरिटी वगैरह का भी प्रॉब्लम था कि कोई एडिक्वेट सिक्योरिटी जो है वो उधर वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बैंक के, फर्ज कीजिए आपने बैंक से लोन लेना है, सीईओ आपका दोस्त है, आपके पास सिक्योरिटी है, फर्ज कीजिए लोन लेना है आपने 500 मिलियन का और सिक्योरिटी आपके पास 150 मिलियन की, क्या करेंगे आप? नहीं दो से कहेंगे, वो कहेगा मैं देने को तैयार हूं, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो पूरी, जो भी बैंक के पॉलिसीज है वो तो पूरी करनी है। वो कहेगा वैल्यूएशन होगी, वैल्यूएशन होगी तो उसमें पकड़े जाएंगे, 500 का लोन दिया है और 150 की वैल्यू एसेट्स है, तो क्या किया जाए? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? बड़ा आसान हल है, जितने की सिक्योरिटी उतने का लोन, लेकिन यही तो मसला है, सिक्योरिटी 150 की, लोन 500 का लेना है। अच्छा इतना आसान हल है, आप उधर नहीं जा रहे। सीईओ पर्सनल गारंटी, लेकिन पर्सनल गारंटी एडिशनली तो ली जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते बैंक। बहुत ही आसान हल है प्रैक्टिस में, और मैं हैरान हूं। आप किसी एक्सपर्ट से कहें इसकी वैल्यूएशन कर दे और उसे कहना है 500 मिलियन की कर दे, कहना फीस, उसे एक ही जुमला बोलना है, फीस आपकी मर्जी की, वैल्यूएशन हमारी मर्जी की, आसान तरीन है। अच्छा इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम पे आपको लाना चाह रहा था, इस सिचुएशन में आप एज ऑडिटर फिर क्या करेंगे? अगर तो एक्सपर्ट, याद रखिए इस तरह की बातें जो होती है ना मार्केट में पता चल जाती हैं कि कौन एक्सपर्ट पैसे लेके काम करता है, कौन नहीं। मार्केट में रेपुटेशन जो होती है ना, ये बड़ी चीज होती है, ये मार्केट को पता होता है ना, किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, कौन सा डॉक्टर वो किस किस्म के सर्जरी करता है, 1 नंबर 2 नंबर करता है, ये उस प्रोफेशन के लोगों को पता होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आगे जब चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट, उसमें ये है कि आपने एक्सपर्ट अगर क्लाइंट ने यूज किया ना, हमने इवैल्यूएट करना है क्या वो एक्सपर्ट कंपिटेंट, कैपेबल, ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी में कहता है मार्केट रेपुटेशन को भी देखो। अगर तो उसके बारे में हमें 2-4 बातें भी ऐसी पता चल गई ना एग्जाम में, अगर एक बात भी ऐसी पता चल गई तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हम इस एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। क्या हम अलग से इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को एंगेज कर सकते हैं इसी काम के लिए? यस, इसका ये हल है, ये हल है। चलिए बहरहाल वापस आते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए इस सिचुएशन में वैल्यूएट, आपको लग रहा है कि जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है इसमें बिजनेस रैशनल था, ट्रांजैक्शन को स्किप करने नहीं था, इसमें से कौन से वाला आपको लग रहा है कि फैक्टर इस वाली एग्जांपल पे अप्लाई होता है? अनयूजुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इससे भी बेहतर, इससे भी बेहतर, कॉम्प्लेक्स तो नहीं था ये प्रोसेस, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं जी। लॉजिकल बिजनेस रीजन, भाई लोन चाहिए, पार्टीज लोन तो लेती हैं, बिजनेस के लिए लोन चाहिए था उनको।
मेरे ख्याल में इज प्रोसेस्ड इन अनयूजुअल मैनर, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है जो लिंक करती है इस केस से, क्योंकि नॉर्मल यूजुअल प्रोसेस क्या था, उस प्रोसेस को फॉलो। इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शन यूजुअल प्रोसेस से हटके एग्जीक्यूट की गई है, एज ऑडिटर आप कहेंगे इसमें बिजनेस रैशनल नहीं है, इसको हमें पिक कर लेना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगी। क्लियर? ये वैसे इसमें कंसेप्ट कम है, तो मेरी रिकमेंडेशन है जो वैल्यूएट द बिजनेस रैशनल के पॉइंट आपने याद कर लेने, रट्टा लगा लेना। ठीक है, एक एग्जांपल समझने के लिए काफी है, एक केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बाकी सिर्फ आपने क्या करना है, रट्टा लगा लेना। लेकिन ये जो ऊपर पॉइंट उसने बताया ना कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पहचानेंगे कैसे, और पहचानने के बाद उसमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, ये मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये कंसेप्ट है, ये समझ आ गया ना आपको। दो रिस्क हो गए हमारे, पहला रिस्क कौन सा अनआइडेंटिफाइड, दूसरा आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है रिलेटेड पार्टी है, मैनेजमेंट ने हमें बता भी दिया, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी कोई आम रिलेटेड पार्टी नहीं है, आम रिलेटेड, वो रिलेटेड पार्टी है विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। देखिए इन्फ्लुएंस तो हर रिलेटेड पार्टी का होता है ना, लेकिन कुछ रिलेटेड पार्टीज होती हैं जिनका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस से स्टूडेंट के जहन में आता है पता नहीं क्यों होल्डिंग कंपनी, इससे मुराद होल्डिंग कंपनी नहीं है। ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस कोई इंडिविजुअल होता है, अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये एक जनरली किसी और कंट्री की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की हरगिज बात नहीं, हरगिज नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया। मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए आपके ख्याल में जो करप्शन है, करप्शन वो जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसमें ज्यादा होगी, या जब इंडिया में मार्शल लॉ लगा होगा तब ज्यादा होगा? डेमोक्रेसी में ये होता है कि उसमें सिस्टम काम कर रहा है, उसमें एक बंदा अगर करप्शन करेगा भी ना तो दूसरा बंदा चाहे अपने जाती मकसद के लिए नजर रख रहा होगा ये क्या कर रहा है, पता चल रहा होगा, और कंट्रोल किसी ना किसी हद तक होता है। मार्शल लॉ ये बेसिकली ऐसे ही रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी कंट्री में कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पूरा कंट्रोल होता है, उसके सामने कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके दौर में करप्शन ज्यादा होगी या कम, ये डिपेंड करता है उसका माइंडसेट क्या है। हो सकता है अगर तो वो कोई फर्ज करें, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा होने या ना होने पे, मैं सिर्फ अपना एक व्यू पेश कर रहा हूं। अगर वो अच्छे माइंडसेट का बंदा हुआ, ठीक है, हाँ, तो वो हो सकता है चेंजेस लेके आए, लेकिन अगर वो कोई नेगेटिव माइंडसेट का बंदा हुआ तो वो सिस्टम को खराब भी कर सकता है। अब एज ऑडिटर हमें क्या सोचना है, पॉसिबिलिटीज दोनों है, हमने नेगेटिव सोचना है। तो ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऐसा पर्सन होता है किसी कंपनी के अंदर, जैसा किसी कंट्री के अंदर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उसी तरह किसी कंपनी के अंदर ये ऐसा पर्सन होता है जो उसके सामने कोई बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपने शायद सुना होगा इलन मस्क, ठीक है, टेस्ला में, वो तो मीटिंग के दौरान, मीटिंग में बंदे बैठते हैं, पता नहीं होता उन्हें मीटिंग खत्म होने तक कंपनी में रहना कि नहीं रहना, ठीक है, मीटिंग के दौरान नहीं हो सकता, हाँ भाईजान, हाँ चले। तो ये ऐसे लोग होते हैं कंपनी के अंदर, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका होता है। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल दें हम तो उसमें बिल गेट्स होगा। इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप इधर उधर निकल जाते हैं। कह रहे देयर इज रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, देयर इज फ्रॉड इज फैक्टर। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि वो उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, उसके डिसीजंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो दूसरों के डिसीजन को चाहे तो वीटो कर दे, वीटो मींस कैंसिल कर दे। ऑडिटर शैल एड्रेस इट इन अकॉर्डेंस विद आईएसए 240। कहता है कंपनी के अंदर ऐसी पार्टी का होना जिसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, हालांकि वो अपने इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली यूज करके ना क्विक डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, या जो एक लेंथी प्रोसेस होता है उसको बाईपास कर सकते हैं। लेकिन एज ऑडिटर आपको पता है हमने नेगेटिव सोचना होता है। फॉलोइंग आर नेगेटिव से मुराद के क्या गलत हो सकता है ये सोचना, क्या सही हो सकता है ये नहीं। कह रहा है कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस का होना फ्रॉड इज फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ऐसी पार्टी अगर फ्रॉड करना चाहे कंपनी के अंदर तो कोई उसको रोकने की पोजीशन में नहीं है। इसकी निशानियां क्या, कैसे पहचानेंगे? क्या रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस किसी के माथे पे लिखा होता है ये रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस? नहीं, निशानियां बता रहे, निशानियां सुन ले। कह रहे हैं मम्मी तौर पे फाउंडर ऑफ द एंटिटी होगा, हु इज आल्सो करंटली मैनेजिंग द एंटिटी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की एग्जांपल ध्यान में रख लें। ठीक है, फाउंडर भी है, मैनेज भी कर रहे हैं। ठीक है, Amazon में कौन है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस? ठीक है, इस तरह दूसरे। अब ये जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या आप एग्री करते हैं ये इन्हीं का डिसीजन इंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल। फाउंडर होगा, करंटली भी मैनेज कर रहा होगा एंटिटी को। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रेफर टू रिलेटेड पार्टी फॉर फाइनल अप्रूवल। जितनी भी बड़ी-बड़ी ट्रांजैक्शन फाइनल अप्रूवल के लिए इसी के पास जा रहे हैं। रिलेटेड पार्टी वीटोड अगेंस्ट बिजनेस डिसीजन, लिटिल आर नो डिबेट ऑन प्रपोजल बाय रिलेटेड पार्टी। दोनों पॉइंट इकट्ठे बता रहा हूं। ये रिलेटेड पार्टी दूसरों के फैसलों को वीटो कर सकती है, लेकिन इसके फैसलों के ऊपर कोई डिबेट करने का भी इख्तियार नहीं। चैलेंज करना दूर की बात है, ना करना दूर की बात है, उसके ऊपर डिबेट भी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर फैसले करेगा ना तो जो डायरेक्टर्स भी अगर बैठे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी उसकी ट्रांजैक्शन को रिव्यू या अप्रूव नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी। और ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इन रिलेटेड पार्टी आर नॉट रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय अदर्स। वही बात कर दी उसने। इन शॉर्ट, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, पहली चीज ये है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। जब कंपनी के अंदर
सब्सटेंशियल पावर किसी एक ही इंडिविजुअल के हाथ में आ जाए ना, तो वो है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अब वो इस पावर का करेक्ट यूज करता है कि मिस यूज, ये उसकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इंटेंट क्या है उसकी, ठीक है, उसकी सोच क्या, पॉजिटिव सोच हो पावर का पॉजिटिव यूज कर सकता है, नेगेटिव सोच हो नेगेटिव यूज कर सकता है। लेकिन एज ऑडिटर हमने क्या देखना है कि अगर इसने मनी लॉन्ड्रिंग की, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क ज्यादा होता है, अगर इसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन ऐसी कंपनी के साथ डायरेक्टर इस पार्टी की ऐसी है जिसमें कंपनी को नुकसान डायरेक्टर को फायदा हो रहा हुआ, या इसने कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया, कंपनी के अंदर और कोई पर्सन नहीं होगा जो उसको रोक सके, ठीक है, लेकिन फिर भी एक पर्सन होगा जो रोक तो नहीं सकेगा लेकिन पकड़ सकेगा इसको, वो कौन है, ऑडिटर। इसीलिए उसने कहा एज ऑडिटर आपने इसको रिस्क ऑफ फ्रॉड के तौर पे, ऐसे पर्सन की कंपनी में मौजूदगी को रिस्क ऑफ फ्रॉड के तौर पे लेना है। और आगे चल के कहता है आपने इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, एक एक ट्रांजैक्शन उसको खास तौर पे वेरीफाई करना है। वैसे तो सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की हम अप्रूवल डिस्क्लोजर वगैरह देखते हैं, लेकिन रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करना है। समझ रहे हैं ये पार्टी, इसकी हैसियत समझ रहे हैं, ये कोई आम पार्टी नहीं, आम रिलेटेड पार्टी नहीं है, ये खास रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। क्लियर हो गया ये? अभी तक 3 रिस्क हमने पढ़े, कौन कौन से? नॉट आइडेंटिफाइड वाला, डोमिनेंट, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी पे। आगे देखते हैं, आगे रिस्क लास्ट कौन से वाला है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर नॉट एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर। अच्छा, ये रिस्क याद रखें, ये तभी अराइज होगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा होगा कि ऑल पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस। अगर ये स्टेटमेंट दी गई है ना, तो फिर ही हमने देखना है कि आर्म लेंथ बेसिस पे काउंटिंग हुई हो कि ना हुई, वरना नहीं भाई, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर लिखा हुआ है, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी होती है, कुछ कंपनी की पॉलिसी है कि अगर फिक्स एसेट उनके जो व्हीकल्स हैं ये 5 साल से ज्यादा हो जाए इनकी एज, तो बुक वैल्यू पे डायरेक्टर्स को बेच दिए जाए, या चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ सीईओ को बेच दिए जाए बुक वैल्यू पे। ये आपने शायद कभी सुना हो, ये इस तरह की पॉलिसीज होती हैं। अब ये ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर नहीं है, क्यों नहीं है? मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं हुई, बुक वैल्यू जाहिर है कम होती है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन जब कंपनी ने अपनी ये पॉलिसी बना ली कि 5 साल 10 साल के बाद एसेट बुक वैल्यू पे बेचने हैं, और कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया ये हमारी पॉलिसी, हम एसेट डिस्पोज करते हैं, ऑप्शन देते हैं डिस्पोज करने से पहले डायरेक्टर्स वगैरह को कि अगर वो बुक वैल्यू पे बाय करना चाहते हैं तो क्या इस सिचुएशन में हमें ये वेरीफाई करना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए? जब मैनेजमेंट ने नहीं कहा ये, तो इसलिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये असर्शन, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये कह रहा है इफ मैनेजमेंट मेक असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी असर्शन? दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड ऑन आर्म लेंथ बेसिस, तभी हमने चेक करना है कि आर्म लेंथ बेसिस पे हो, ठीक है। और मैनेजमेंट ने जब साबित करना है ना, याद रखिएगा कि हमारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। अब देखिए मैनेजमेंट ने लिख दिया, ये कांसेप्ट एक्टिवेट कब होगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने एक लाइन लिखी होगी, क्या? ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी ऑन, तो हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है, हमने चेक करना है कि ट्रांजैक्शन वाकई आर्म लेंथ बेसिस में है कि नहीं। आर्म लेंथ बेसिस का मतलब क्या होता है? मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे। कैसे चेक करेंगे? स्टेप नंबर 1 सबसे आसान, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला स्टेप, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, आपको पता है मैनेजमेंट से पूछते होते हैं, आप बताइए, इंक्वायरी करते हैं, पहला स्टेप यही होता है। मैनेजमेंट ने साबित करना होगा ना कि मेरी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म लेंथ बेसिस पे। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन मैनेजमेंट कहेगी सर ये मेरी ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ, ये पड़ी है मार्केट में जाके जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी टर्म एंड कंडीशन नोट करें, मेरी रिलेटेड पार्टी के साथ टर्म एंड कंडीशन नोट करें, दोनों मैच कर जाएं तो क्या साबित हुआ? पहला तरीका ये, एग्री करते हैं? लेकिन हो सकता है कुछ चीज ऐसी होती है जिनकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब मैनेजमेंट कहेगी सर ये देखिए ये मेरी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की टर्म एंड कंडीशन, मार्केट नहीं है कोई, लेकिन ये मेरी अनरिलेटेड पार्टी है, इसके साथ ट्रांजैक्शन है, मैं जब दोनों के साथ एक जैसा सलूक कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी मानते हैं। तीसरी सिचुएशन हो सकता है ना मार्केट हो ना ही कोई दूसरी रिलेटेड पार्टी हो, अनरिलेटेड पार्टी हो। अब क्या करें? अब एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे कि वो आए और आके बताए हमें कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। भाई क्लियर? मैनेजमेंट इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगी। मैनेजमेंट जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करे, हमने उसका रिकॉर्ड चेक करना है, हमने उसका टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है, हमने assumptions को वैल्यूएट करना है। ऑडिटर शैल कंसीडर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस तीनों में से जिसको भी ऑप्शन को सेलेक्ट किया सही किया कि नहीं। ये तो नहीं है कि मार्केट एग्जिस्ट करती है लेकिन फिर भी रिलेटेड पार्टी को अनरिलेटेड पार्टी के साथ कंपेयर करवा रहा है, ये प्रोसेस तो गलत हो जाएगा। पहला देखना सही ऑप्शन है, सही प्रोसेस सेलेक्ट किया। दूसरा, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया उसमें जो सोर्स डाटा यूज किया गया है वो ठीक है कि नहीं, यानी टर्म्स एंड कंडीशन बाकी वही है जो हमें दिखाई गई है, सोर्स डाटा और assumptions जो एस्टीम ली गई है वो भी रीजनेबल होनी चाहिए। ये सोर्स डाटा और assumption को खास तौर पे नोट कर लें, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर 18 एक्सपर्ट वाला जो चैप्टर है ना उसमें यूज होने हैं, कि जब आप वेरीफाई कर रहे हो खास तौर पे किसी, इसमें भी एक्सपर्ट आ गया ना, देखिए ये कैसे रिलेट कर रहा है चैप्टर 18 से, क्योंकि इसमें भी एक्सपर्ट आ गया लास्ट में, एंगेजिंग एन एक्सपर्ट टू कंफर्म टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे है कि नहीं। डन जी?
फिर से बताइए, रिलेटेड पार्टी में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है? ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई जो मैनेजमेंट ने नहीं की, क्या करना है पता है? दूसरा, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, आइडेंटिफाई कर लेंगे ट्रांजैक्शन को, और प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं वो लिख देंगे। मार्क्स कम होना 3 तो इवैल्यूएट बिजनेस रैशनल नहीं लिखना, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो तो इवैल्यूएट यानी 7-8 हो तो फिर वो भी लिखना है। और लास्ट, सॉरी ये सेकंड लास्ट, रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेंट निशानियां पहचान लेंगे, और ये रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है। क्यों फ्रॉड होता है मैंने आपको बता दिया, पावर, उसके आगे बोलने की हिम्मत कोई कोई करता है, ठीक है। और लास्ट, ट्रांजैक्शन नॉट कंडक्टेड ऑन आर्म लेंथ बेसिस, नॉट एप्रोप्रिएटली काउंटेड फॉर। बस अब वो चीजें जो रूटीन वाली हैं। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, कोई मिस स्टेटमेंट, रिलेटेड पार्टी में मिस स्टेटमेंट हो सकती है कोई? कब हो सकती है? डिस्क्लोज ना किया हो। और ये कैसे पता चलेगा मटेरियल है कि मटेरियल? 5% प्रॉफिट, गलत, 5% या 5% प्रॉफिट, क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट नहीं बड़ी। रिलेटेड पार्टी 1% ऑफ प्रॉफिट होना फिर भी मटेरियल है, यही सिखाना था, फिर भी मटेरियल है। और फिर अगली बात आपको बताइए कि मटेरियल इफेक्ट, मटेरियल क्वालिफाइड, परवेसिव, एडवर्स, बेसिस की ऑर्डर मैटर, ठीक है ना। क्या रिलेटेड पार्टी में स्कोप लिमिटेशन हो सकती है? अच्छा, एक क्वेश्चन कहते हैं सर, आप कहते हैं रिलेटेड पार्टी बाय नेचर मटेरियल है, फिर आप इफ मटेरियल के बाद इफ परवेसिव क्यों बोलते हैं? ये सवाल पूछते हैं कुछ स्टूडेंट, सवाल जान है कि नहीं सवाल में, कि आप अगर रिलेटेड पार्टी बाय नेचर मटेरियल है तो फिर इफ मटेरियल का, क्योंकि जो मटेरियल, इसका जवाब सुनने, क्योंकि जो परवेसिव है ना वो मटेरियल भी होते हैं। 5% से ऊपर जाती है जो परवेसिव, 50% से ऊपर वाली 5% से तो ऊपर वाली भी है ना, तो जो मटेरियल है वो परवेसिव नहीं है, लेकिन जो परवेसिव है, नहीं समझे बात? तो इफ मटेरियल तो है, लेकिन हो सकता है परवेसिव भी हो सकता है ना हो। स्कोप लिमिटेशन कब हो सकती है? कंट्रोल्स वीक हो। याद है, ये वाहिद आपको बताया था कंट्रोल्स वीक होने पे स्कोप लिमिटेशन। अगली बात ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको पता ही है, बल्कि जो नहीं लिखा हुआ वो भी आपको पता है, जो एग्जाम में लिखना है। कौन सी बात है जो नहीं लिखी हुई लेकिन आपको पता है? बेसिस वाली और की ऑर्डर मैटर वाली, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में लिखेंगे कि ये की ऑर्डर मैटर में, इसको रेफरेंस देंगे ना, वो की ऑर्डर मैटर में है ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हाँ उसमें नहीं आता ये चीज। मैनेजमेंट से कोई रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, रिटर्न फॉर्म, क्या कि सर आप हमें लिख के दीजिए ना जो हमने पूछा है, क्या लिखे, क्या आपने सारी ट्रांजैक्शन काउंट फॉर डिस्क्लोज कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काउंट फॉर डिस्क्लोज कर ली सारी ट्रांजैक्शन? मैनेजमेंट ने कहा बता तो दिया था, लिखने में क्या हर्ज, लिख देते हैं। हम कहेंगे ये भी लिखो कि आपने सारी ट्रांजैक्शन ऑडिटर को भी डिस्क्लोज कर दिया रिलेटेड पार्टी की, कोई छुपाई नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई नहीं छुपाई, लिख के देने में क्या हर्ज। हालांकि मैनेजमेंट ज़बानी एग्जाम बता चुकी होगी, लेकिन वही रिटर्न फॉर्म में हम ले रहे हैं। अहम चीज यहाँ पे क्या, रिप्रेजेंटेशन तो पता है ना क्या होती है, क्या होती है रिप्रेजेंटेशन? कंफर्मेशन में रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से रिटर्न फॉर्म में ली जाती है इन्फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ली जाती है रिटर्न फॉर्म में। क्या सिर्फ मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी कि डायरेक्टर से भी? क्या दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम होगी कि डिफरेंट? डायरेक्टर्स की हाई लेवल की होगी। डायरेक्टर से क्या रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं? सर आपने जो लिख के दीजिए, ये जो बड़ी बड़ी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपने अप्रूव कर दी हुई थी, ये ना उनसे अप्रूवल के बगैर निकल गए हो, तो हम रिलेटेड पार्टी जो होती है ना बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट, वो उनसे अप्रूवल लेते हैं। कौन सी? जो मटेरियल हो या जिनमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि इनका रिस्क होता है कि ये अप्रूवल के बगैर मैनेजमेंट ना पास कर ले हो। तो आपको सारी ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट हो या जिनमें मैनेजमेंट वालों ना, एक दफा डायरेक्टर के सामने रखनी है। सर आप हमें बताइए क्या ये सारी आपने अप्रूव की थी? वो कहेंगे हाँ ये सारी की, नहीं होगी तो पता चल जाएगा। और फिर अगर डायरेक्टर्स का कोई इंटरेस्ट हो, डायरेक्टर का भी तो इंटरेस्ट हो सकता है, याद है कैफ 7 का डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट, ऐसी ट्रांजैक्शन की अलग से अप्रूवल बाकी सामने। यहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी तो हमने डायरेक्टर से कहा था बोर्ड से अप्रूवल चेक करके बताया हमें। अगर कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व होगा सिंगल, बाकी डायरेक्टर, ये वो बात कर रहा है, ये वो कह रहा है जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या जो बढ़िया, या जिसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व है। और अगर ज़बानी कलामी डायरेक्टर्स ने कुछ बात कही थी अहम रिलेटेड पार्टी के हवाले से, अहम हो भाई, बात समझ आई, रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिपोर्ट पे इंपैक्ट मिस स्टेटमेंट के केस में भी आ सकता है स्कोप लिमिटेशन। इसमें जो काम की चीज़ है याद रखने वाली वो ये कि कंट्रोल्स वीक होना स्कोप लिमिटेशन होगी, और मिस स्टेटमेंट है तो वो बाय नेचर मटेरियल होगी। और रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। इसमें जो खास बात ध्यान में रखने वाली है वो ये कि मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन अलग है, डायरेक्ट मैनेजमेंट की रूटीन वाली है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने हमें प्रोवाइड कर दिया, कोई लेकिन डायरेक्टर्स वाली अहम है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, जो सिग्निफिकेंट है, जिनमें कोई और डायरेक्टर इन्वॉल्व है या जिनमें और रिप्रेजेंटेशन दी गई है, भैया लिख के हमें दीजिए कि ये आपके इल्म में है चीजें, लिखवा लेंगे बट ठीक है, साइन भी करवा लेना आपने। क्लियर? कुछ समझ आ गया? अच्छा, इसकी केस स्टडी ज्यादा अहम है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने से इतना समझ नहीं आता ये चैप्टर, जितना इसकी केस स्टडी करने से समझ आते हैं। तो जो होम असाइनमेंट दिया, होम असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा इसकी केस स्टडी, हो सके तो सारी कर ले, चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी केस स्टडी 6-7, वीकेंड भी है, सुभान अल्लाह, मौसम भी केस स्टडी वाले बना हुआ है, सुभान अल्लाह।
आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।